हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज मैं 2016 का एक केस है जो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये जो लेक्चर है यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम डिस्कस कर रहे हैं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और इस कोर्स का जो मकसद है मिशन 120 प्लस। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2016 का केस। तो केस ये कहता है कि ये जो केस है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिचुएशन बेस्ड केसेस होते हैं और डिस्क्रिप्टिव केसेस होते हैं। तो आज का जो केस हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव केस है। तो केस ये कहता है कि लैंड नीडेड फॉर माइनिंग डैम्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। और जनरली ये जो ज़मीन होती है वो ज़मीन आदिवासी लोगों से या पहाड़ों पे रहने वाले या गांव में रहने वाले लोगों से एक्वायर की जाती है। ठीक है। जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उनको पैसे देकर उनको उनको मुआवजा पैसे के रूप में उनको मुआवजा दे दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जो पेमेंट होती है काफ़ी टार्डी होती है, यानी कि समय पर भुगतान नहीं होता है। और अगर भुगतान भी होता है तो पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो उस फैमिली को लंबे समय तक सस्टेन कर सके। और जो लोग डिस्प्लेस होते हैं, जो लोग विस्थापित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की स्किल नहीं होती है ताकि वो कहीं पर जाकर एक कोई रोजगार प्राप्त कर सकें। अंत में क्या होता है कि ये लो पेड माइग्रेंट लेबरर्स बनकर शहरों में चले जाते हैं। ठीक है। उनकी उनकी जो कुर्बानी है, ठीक है, उनकी जो कुर्बानी है वो उसका जो फ़ायदा होता है वो इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अर्बन शहरी लोगों को होता है। सपोज मान लीजिए कि अगर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है। हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है तो क्या होगा, यहाँ पर पहले गांव होता था लेकिन गांव की जगह पर यहाँ पर विशालकाय जो है झील बन गई और ये गांव डूब गया। ये पूरा गांव डूब गया और यहाँ के जो लोग हैं वो विस्थापित हो गए। ठीक है। यहाँ के लोग विस्थापित हो गए। अब इस यहाँ से जो टरबाइन से जो बिजली बनेगी, ठीक है, यहाँ से जो टरबाइन से बिजली बनेगी वो बिजली के खंभों द्वारा कहाँ जाएगी? शहरों में। ठीक है। बिजली के खंभों द्वारा शहरों में जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान ये बेचारे गरीब आदिवासी या गांव के लोग झेलते हैं और फायदा कौन उठाता है? ये शहर का रहने वाला जो बंदा है और जो शहर की रहने वाली जो बंदी है, ये फ़ायदा उठाते हैं। ये मज़े से अपना रहते हैं अपने घर में। ठीक है। तो करे कोई भरता कोई और है, मज़े कोई और करता है। कहने का मतलब ये दिस अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट इज अनएथिकल। ये जो है कि इनको नुकसान हो रहा है, एक तो नुकसान भी हो रहा है प्लस इससे बनने वाला जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसका फ़ायदा भी इन लोगों को, मजलूम लोगों को नहीं पहुंचता है। ठीक है। इनको कोई नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदा फ़ायदा ही है शहरी लोगों को और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो पैसे वाले लोग हैं, अंबानी अदानी टाइप के लोग, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है और कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रख के, अगर मान लीजिए कि अगर सरकार आपको कहती है कि चलो तुम एक पॉलिसी बनाओ। ठीक है। देखिए अभी आप आईएएस बने नहीं। ठीक है। सीधे आपको सचिवालय में बिठाने की बात कर की जा रही है। कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है बताइए, पेपर में ही इतनी अपॉर्चुनिटी कि चलिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको अगर मान लीजिए कि इस तरीके की रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन को से संबंधित कोई पॉलिसी या नीति बनाने को दी जाए तो आप इस समस्या को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे इस समस्या को डील करेंगे? ठीक है। तो ये 20 नंबर का सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इसमें अप्रोच ये होगा, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, एथिकल डिलेमा एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपका अप्रोच क्या होगा इस समस्या को लेकर, फिर आपके मेन एलिमेंट्स क्या होंगे आपकी पॉलिसी के, और कंक्लूजन। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होगा। ठीक है। और हमेशा याद रखिए कोई भी केस 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है। 3 पेजेस का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। गेटिंग इट? तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? तो आप खुद जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, फिर डिस्प्लेस ट्राइबल्स,
जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, फिर सरकार, समाज और एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पैसे रुपए वाले लोग, शहरी लोग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स या डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स, रूरल रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, हिली पीपल, ये सब लिख सकते हैं। या डिस्प्लेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिख सकते हैं, डिस्प्लेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। चलिए, अब इस केस का जस्ट लिखेंगे और कॉम्पीटिंग वैल्यूज लिखेंगे। तो इस केस का जस्ट ये है कि दिस केस रिफ्लेक्ट अपॉन अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, generally poor and marginalized are at its receiving end of development, while fruits of development is enjoyed are enjoyed होना चाहिए are enjoyed by affluent section of society. Balancing development with social and environmental concern through robust policy is being examined in this case. तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कितने सिंपल तरीके से कि ये केस जो है सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट, सामाजिक और प्राकृतिक जो कॉस्ट है उसको दर्शाता है कि किस तरीके से अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोग विस्थापित होते हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता है और जो लोगों को कोई नुकसान नहीं है उनको उसका फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, फिर उसको हम किस तरीके से पॉलिसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को इस केस में जो है एग्जामिन किया जा रहा है। कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ क्या होंगी इस केस की? तो सबसे पहला है कि सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट वर्सेस नीड फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस वर्सेस ग्रोथ। ठीक है, न्याय, सामाजिक न्याय और प्राकृतिक न्याय वर्सेस ग्रोथ। फिर मोनेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रेस एंड सफरिंग। ठीक है, आपने किसी, सोचिए कि वो लोग कितने सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उनके पुरखे भी वहाँ रह रहे थे, आपने उनके ही घर से उनको विस्थापित कर दिया और उसके बदले में आपने उनके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। तो एक तरीके से आपने लोगों के इमोशंस को पैसे में तौलने की कोशिश की। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये तो केस में दिया है, सिंपल है। फिर इनसफिशिएंट एंड मायोपिक कॉम्पनसेशन पॉलिसी फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, इनसफिशिएंट एंड मायोपिक कॉम्पनसेशन पॉलिसी। तो ये हमारे कॉम्पीटिंग वैल्यूज हैं। चाहे यहाँ पर आप कॉम्पीटिंग वैल्यूज लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर एथिकल इश्यूज भी लिख सकते हैं, एथिकल इश्यूज इन दिस केस। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आपका अप्रोच क्या होगा? तो माई अप्रोच टू द प्रॉब्लम शैल बी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। किन सिद्धांतों पर आपका अप्रोच होगा? देखिए, तुरंत ऐसा नहीं है कि अप्रोच दे दिया पॉलिसी बनाने के लिए तो तुरंत लिखना शुरू कर दिए, ये देंगे वो देंगे, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, पैसा रुपया देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब भी लिखेंगे अप्रोच तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी पॉलिसी तो कोई भी लिख लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी लोग 19-20 लिख ही लेंगे। तो आपका आंसर बाकी लोगों के आंसर से कैसे अलग होगा? जब आप प्रिंसिपल्स, किन सिद्धांतों पर, जैसे कि मोदी जी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबका साथ खुद का विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ ये सिद्धांत है। सबका साथ सबका विकास, विकास विनाश जो भी है, विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मोदी जी की जो एनडीए की पॉलिसीज़ हैं वो बनती हैं। बाकी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, वो भी सिद्धांत है जिसके ऊपर ये सारी भी पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। खैर, एनीवेज, तो जो जिन प्रिंसिपल्स पर मेरी पॉलिसी आधारित होगी वो प्रिंसिपल्स होंगे, वो सिद्धांत होंगे, सामाजिक न्याय, एनवायरमेंटल न्याय। ठीक है, फिर
ऑब्जेक्टिव कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म, फिर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का मतलब है कि जब भी इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बने तो उसमें जिन लोगों, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स को उसके प्लानिंग में इंटीग्रेट करना, उनके व्यू पॉइंट को भी जोड़ना। जैसे वो गांव के लोग हैं तो उनका भी व्यू सुनना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों पर मेरा जो पॉलिसी होगी वो आधारित होगी। पॉलिसी क्या होगी? तो सबसे पहले कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कंपलसरी बनाना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एसेंशियल। इसलिए मैं ग्राम सभा के ग्राम सभा को के कंसेंट को मैंडेटरी बनाऊंगा कि जिस भी अगर गांव के पास या जिस भी गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनना है तो उस गांव की ग्राम सभा से परमिशन लेना या उस ग्राम सभा को भी इंटीग्रेट करना प्लानिंग के प्रोसेस में। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ है, ये तो कर लिया, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया, ग्राम सभा को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ ये लिखेंगे कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रूडेंट यूज़ करना चाहिए। जैसे कि जीआईएस मैपिंग है, जीआईएस मैपिंग क्या होती है इसके बारे में आप गूगल कर लेना। तो जीआईएस मैपिंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम मिनिमाइज कर सके सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ठीक है, जीआईएस मैपिंग के माध्यम से, सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि सोशल और इन्वायरमेंटल लॉस कम से कम हो। गेटिंग इट? फिर चौथा है, फिर हमें किसी एक फंड का भी निर्माण करना चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अभी सरकार लेकर आई है, जिसके माध्यम से जितने भी लोग विस्थापित होते हैं उनको कॉम्पनसेट किया जा सके। और उसके साथ साथ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो उससे मिलने वाला जो लाभ है, जो भी प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट भी उन लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये गांव है, ठीक है, इस गांव पर मान लीजिए कि यहाँ पर इस गांव में माइनिंग हुई। ठीक है, इन गांव के लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, इन गांव के लोगों की ज़मीन थी, यहाँ से विस्थापित कर दिया गया, अब वहाँ पर माइनिंग हो रही है। ठीक है, खनन का काम किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि खनन के काम से जो प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है, एक तो तरीका ये है कि सीधे इनको पैसा देकर यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में ये है कि जो भी माइनिंग से होने वाला लाभ होगा उसको भी इन लोगों के साथ शेयर करना होगा धीरे धीरे। जैसे इस साल इतना फ़ायदा हुआ तो उसका 0.1% या 0.5% या 1% गांव वालों के साथ उस माइनिंग कंपनी को शेयर करना होगा। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का बनाया गया है। तो इसी तरीके का हम एक फंड बना सकते हैं जिससे जो वैल्यू क्रिएट होगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर से उसका लाभ भी उसका लाभ भी उन गांव वालों को मिले जो लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ कॉम्पनसेशन थ्रू यूज ऑफ आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। केस में दिया गया था ना कि जो कॉम्पनसेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे है, बहुत समय लग जाता है पैसा मिलने में। तो उसको तेज कैसे कर सकते हैं कि जब हम आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करें, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों के खातों में पैसा पहुंचाया जा सके और जो घोस्ट बेनिफिशियरी है या जो लीकेज है उसको भी कम किया जा सके। फिर अगला है स्किलिंग ऑफ डिस्प्लेस पीपल सो डैट दे कुड फाइंड अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, इसलिए स्किल करने के लिए हम स्किल बैंक का इस्तेमाल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम स्किल बैंक का डेवलपमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, स्किल भी दिया और एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर नौकरी है उसका जो बायो डेटा है वो भी इकट्ठा करेंगे ताकि स्किल को और जहाँ पे नौकरी की ज़रूरत है और जहाँ पर स्किल है उन दोनों को जोड़ा जा सके। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशन भी होना चाहिए क्योंकि जो लोगों का इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है अपना घर बार छोड़ने की वजह से, उस
साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से वो कोप अप कर सकें। तो साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशंस का भी हम पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं कि जिन लोगों को, जिन गांव वालों को ये इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकें। ठीक है। फिर उसके अलावा मैं वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओज को भी, उनको भी आह्वान करूंगा, पॉलिसी में बनाऊंगा कि एनजीओज और वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करना, ताकि रिहैबिलिटेशन, जो भी लोग रिहैबिलिटेट करना है वो उस प्रोसेस को हम बेहतर कर सकें। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो एनजीओज और वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जनता के बीच में रहकर काम करती हैं, उनको ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन पता होती है। ठीक है। जनता के बीच में उनकी जो पकड़ है, उनकी जो एक्सेप्टेंस है, एक फ्रेंडली व्यवहार होता है। तो इस वजह से एनजीओज और वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ऐसे डिस्प्लेस लोगों को रिहेबिलिटेट करने में भी आसानी होगी। उसके अलावा स्पेशल ट्राइब्यूनल्स के निर्माण की भी बात की जा सकती है कि कभी भी किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर जिन लोगों को डिस्प्लेस किया जाए तो उसके लिए ट्राइब्यूनल, एक स्पेशल कोर्ट होती है, आप ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ लेना, पॉलिटी के लिए भी काम आएगा, स्पेशल कोर्ट कह सकते हैं। ठीक है। स्पेशल कोर्ट का फास्ट ट्रैक कोर्ट कह सकते हैं, बनाई जा सकती है ताकि जिन लोगों को कोई भी शिकायत है अपने कॉम्पनसेशन और रिहैबिलिटेशन से संबंधित, पुनर्स्थापित होने का जो प्रोसेस है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, उनको पैसे नहीं मिले या कोई भी ऐसी समस्या है, तो अपनी अर्जी वो इस ट्राइब्यूनल में डाल सकें और कॉम्पनसेशन और जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निस्तारण कर सके। ठीक है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वाइड सोचना है, सारे एंगल्स को सोचना है। पॉलिसी जब बनाई जाती है तो सारे एंगल्स को सोचती है। इस सजेशन में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात है, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है, स्किल के फैक्टर को इंक्लूड किया गया है, फिर कॉम्पनसेशन को फास्ट करने के लिए आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इंक्लूड किया गया है। तो इन जब सारे फैक्टर्स को आप जब इंक्लूड करते हैं, व्हेन यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड सजेस्ट, तब जाके एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। एंड एक और ख़ास बात है कि इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है। इंक्लूजन ऑफ वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओज, फिर स्पेशल ट्राइब्यूनल शुड बी क्रिएटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ ग्रीवियंसेस। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशंस। तो ट्राई टू अंडरलाइन दीज कीवर्ड्स। ठीक है। जब भी आप केस लिखें, जब केस की प्रैक्टिस करें, और ये भी खास बात है कि जब प्रैक्टिस के समय ही अंडरलाइन करने की आदत डालें। जब आप मॉक पेपर देते हैं या जब केस स्टडी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं तभी ये आप आदत डालिए। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में जाके सीधे मैं अंडरलाइन कर दूंगा तो वो नहीं होगा। ठीक है। जो आप अपने मॉक में जिस तरीके से व्यवहार करेंगे उसी तरीके का आप व्यवहार उस एग्ज़ाम हॉल में भी करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी नहीं करता हूँ, एग्ज़ाम में जाके कर दूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है। जो आपका आचरण, जो आपकी हैबिट रहेगी टेस्ट पेपर्स में, वही सेम हैबिट आप एग्ज़ाम में भी रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कंक्लूजन क्या करेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे, क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एसेंशियल फॉर नेशन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं, सड़क ना बने, बिजली ना बने, और जो भी और सारी माइनिंग की चीज़ें हैं वो सब ना हो, उसको रोक दिया जाए। ज़रूरी है वो भी, लेकिन जरूर उसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी है कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो विस्थापित लोग हों, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे जो भी हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हों, उनके भी अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट, कंपैशनेट, ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक पॉलिसी इज कंटिंजेंट टू मिनिमाइज ह्यूमन लॉस एंड सफरिंग। यहाँ पे ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल लॉस एंड सफरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए शब्द, ट्रांसपेरेंट, कंपैशनेट, ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक पॉलिसी। ठीक है। इज एसेंशियल, ताकि हम ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल लॉस एंड सफरिंग को मिनिमाइज कर सकें। Thus, by integrating all stakeholders in the process of land acquisition, I shall be able to balance growth with human rights. ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप आंसर को कंप्लीट करेंगे।
तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ सिनॉप्सिस आईएएस डॉट इन की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप यहाँ पर जीएस पेपर 4 आपको मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल है एंड आप देख सकते हैं कि इसको सब्सक्राइब करने से सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसके अलावा फ्री पीडीएफ, सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हिंदी एंड इंग्लिश में भी मिलेगी, तो ज़रूर करिएगा। उसके अलावा सिनॉप्सिस आईएएस का हमारा यूट्यूब चैनल है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए एंड तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे और एक नए केस के साथ। थैंक यू।